हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से 5G ऑनलाइन एजुकेशन में हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आप सभी को जैसे कि पता ही कि हमारा जो सेशन चल रहा है साइंस के लिए, उसके अंदर हमने लगभग 3-4 टॉपिक के बारे में डिस्कस कर लिया है। और अब जो हमारा जो टॉपिक चल रहा है उसका नाम है विद्युत धारा। तो विद्युत धारा का लगभग आज मैं सोचता हूँ कि आपको लगभग पूरा कंसेप्ट करवा दूं और उससे संबंधित जो भी न्यूमेरिकल्स हैं, जितने भी न्यूमेरिकल्स वो सारे के सारे करवाने का मैं क्या करूंगा, प्रयास करूंगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको सारे के सारे सेशन जो आज तक जितने हो चुके हैं वो सारे के सारे कंप्लीट हो चुके होंगे। और इसी उम्मीद के साथ अपन आज के जो नए टॉपिक जिसका नाम है कि विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। दोस्तों, बहुत सारी ऐसी उपकरण होते हैं, ऐसी युक्तियां होती है जो विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर निर्भर करती है। अब तापीय प्रभाव का मतलब क्या है कि किसी भी ऐसी युक्ति को आप जब विद्युत धारा देते हो तो उस युक्ति के अंदर क्या होता है, ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है, वो गर्म हो जाता है। और ऊष्मा उत्पन्न होने की जो प्रोसेस है उसी बोलते हैं तापीय प्रभाव। तो इसी के बारे में देखिए, जिनसे अपन बात करते हैं विद्युत प्रेस की बात करें, आप उसके अंदर विद्युत धारा दे रहे हो और प्लस में उसके अंदर क्या, उसके अंदर आ रहा है, क्या चीज आ रही है, आप सभी जानते हो कि उसके अंदर से हीट निकल रही है, ऊष्मा निकल रही है। जैसे आप बात करें बल्ब की बात करें, इलेक्ट्रिक बल्ब जो है उसके अंदर भी क्या होता है, जब आप विद्युत धारा देते हो तो इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर क्या होगा, ऑब्वियसली आप बोलोगे सर उसके अंदर ऊष्मा कहां से आई, उसमें तो प्रकाश आता है। ऑब्वियसली आप सही बोल रहे हो, प्रकाश आता है, पर वहां पर आप जब बल्ब को टच करके देखोगे तो वो गर्म होता हुआ दिखाई देगा, आपको महसूस होगा, गर्म महसूस होगा। क्यों? क्योंकि जो विद्युत धारा उस बल्ब के अंदर आ रही है वो कुछ विद्युत धारा जो है वो तो उसके अंदर कन्वर्ट हो रही है प्रकाश ऊर्जा में, लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। और उसके अंदर जो कुछ जो विद्युत धारा जो आई है उसके अंदर से जो भी ऊर्जा आई है वो कन्वर्ट हो रही है हीट के अंदर। उसका मतलब ये भी क्या है, तापीय प्रभाव पर डिपेंड करता है। विद्युत हीटर हो गया, आपने देखा होगा नाइट्रोन का वायर लगा होता है हीटर के अंदर, वो देखना जब आप विद्युत धारा उसको देते हो तो कुछ समय के बाद में वो तार गर्म हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी विद्युत धारा आई उसको उसने हीट में कन्वर्ट कर दिया है, उसके अंदर रेजिस्टेंस पावर है, ठीक है। तो ये वाली चीज है, तो ये ऊष्मा में कन्वर्ट हो गया, ये भी विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर डिपेंड करता है। दूसरी बात अगर करें निमज्जन छड़ जो होती है, निमज्जन छड़ आप बोलोगे कि सर निमज्जन छड़ कौन सी होती है, तो निमज्जन छड़ का मतलब यहाँ पर ये है कि निमज्जन छड़ वो होती है जिसको आप भाषा में पानी गर्म करने के लिए यूज करते हो, राड बोलते हो, है ना, वो है निमज्जन छड़। वो क्या है, निमज्जन छड़ बोली जाती है। विद्युत टॉस्टर हो गया, ठीक है, विद्युत हीटर हो गया, विद्युत प्रेस हो गई, ये वाली जो डिवाइसेस है, ये सारी की सारी जो युक्तियां हैं, उपकरण जो है विद्युत धारा के, ये सारे के सारे विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर डिपेंड करते हैं। तो ये चीज आप याद रखेंगे, रटने की जरूरत नहीं है, रटोगे तो ज्यादा कंफ्यूजन होगा, ठीक है। तो टॉपिक हमारा क्या है आज का, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। तो मैं लिख देता हूं विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। कोई ज्यादा टॉपिक कोई बड़ा नहीं है, इसके अंदर एक जूल का तापन नियम है वो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, बाकी इसके अंदर कुछ नहीं पूछने वाला। तो विद्युत धारा का तापीय प्रभाव क्या है, सीधी सी बात है कि जब किसी भी चालक में आप विद्युत धारा प्रवाहित करते हो तो चालक क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन ये आपके हो सकती है कि चालक को क्या करेंगे, शॉर्ट में लिखता रहा हूं, चालक को क्या करेंगे हम, गर्म करेंगे, ठीक है, सॉरी गर्म नहीं करेंगे, उसको थोड़ी सी विद्युत धारा की बात करते हैं, विद्युत धारा प्रोवाइड कराते हैं। तो चालक में क्या देंगे, विद्युत धारा देंगे। जब चालक के अंदर विद्युत धारा दी जाती है तो ये चालक जो है क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। क्या हो जाता है, गर्म, यानी कि इसमें क्या उत्पन्न हो जाती है, ऊष्मा आ जाती है। और इसे ही हम क्या बोलते हैं, तापीय प्रभाव। इसे हम क्या बोलते हैं, तापीय प्रभाव बोलते हैं। ये नॉर्मल सी बात है जो सभी को पता है, फिर इसमें ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। जो बच्चे 10th क्लास के जो बच्चे हैं उनको थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है कि विद्युत धारा का तापीय प्रभाव किसे कहते हैं। तो किसे कहेंगे कि जब किसी चालक को हम गर्म कर देते हैं तो चालक विद्युत धारा देते हैं तो चालक गर्म हो जाता है, इसे विद्युत धारा का कौन सा प्रभाव बोलते हैं, तापीय प्रभाव बोलते हैं, ठीक है। दूसरी बात अगर करें तब यहाँ पर अब ऐसा होता क्यों है, ऐसा होता इसलिए है कि विद्युत धारा एक प्रकार की एनर्जी के रूप में आती है। तो एनर्जी क्या होती है, एक रूप से दूसरे रूप में बदलती रहती है, एनर्जी कभी नष्ट नहीं होती। ऊर्जा संरक्षण का पहला नियम जब आप जानते हो उसके अंदर बताया साफ शब्दों में कहा गया है कि ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है, ना तो उसका प्रोडक्शन हो सकता है ना उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं। तो याद रखेंगे एनर्जी क्या होती है, अपने रूप को बदलती रहती है। जैसे देखना रामलीला के अंदर बहुरूपीय देखे होंगे, कोई आदमी कई बार क्या हो जाता है, हनुमान बन जाता है, वही
राम बन जाता है, राम जी बन जाते हैं, वही सीता बन जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से अपने रूप चेंज करते हैं। वही बात विद्युत धारा की है, ये विद्युत धारा भी अपने रूप बदलती है। अब कभी किसी रूप में चेंज हो जाती है, कभी किसी रूप में चेंज हो जाती है, तो इसे बोलते हैं ऊर्जा रूपांतरण, ठीक है। तो याद रखिए कि ऊर्जा जो है वो एक रूप से दूसरे रूप में बदलती है, ना कि नष्ट होती है, ना कि उत्पन्न की जा सकती है। जैसे आप बोलोगे कि सर विद्युत धारा बनाते हैं जब पानी के द्वारा, जल के द्वारा विद्युत ऊर्जा बनाई जाती है, विद्युत बनाया जाता है, विद्युत द्वारा क्रिएट की जा सकती है। तो आप मेरी बात सुनो, वाटर के अंदर भी एक प्रकार की एनर्जी स्टोर करते हैं, बड़े बड़े डैम बनाए जाते हैं, बांध बनाए जाते हैं, और ऊंचाई पर बांध बनाए जाते हैं, और ऊंचाई पर जहां पर पानी स्टोर किया जाता है, और स्टोर करने से वो पानी नीचे गिराया जाता है, और नीचे गिरने से नीचे लगाता है टरबाइन, और उस टरबाइन की जो पंखुड़ी होती है वो घूमती है, और उसी के द्वारा पीछे जनित्र जुड़ा होता है, जिसके द्वारा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। विद्युत धारा क्या होती है, निर्माण होती है, या फिर विद्युत धारा का आगे ट्रांसफर होता है, उससे विद्युत धारा बनती है। तो जल के अंदर जो ऊर्जा स्टोर हुई थी ऊंचाई पर जाने के बाद में, जो जिसको अपन पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, स्थितिज ऊर्जा, वो ऊर्जा कन्वर्ट होकर के विद्युत बनाने में काम आई है। इसका मतलब एनर्जी ही क्या कर रही है, अपने रूप बदल रही है। यहां पर हम किसी भी चीज का प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं, मैं बात कर रहा हूं प्रोडक्शन जो है वो किसी चीज का नहीं किया जा रहा है एनर्जी में, बस एक एनर्जी को दूसरे में कन्वर्ट किया जा रहा है। इतना थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे तो आपको सारा का सारा कंसेप्ट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों सभी को पता चल गया कि तापीय प्रभाव क्या है। आप किसी भी चालक को गर्म करो, गर्म करने के बाद में वो हीट देता है, इसका मतलब वो विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर क्या करता है, डिपेंड करता है। चलिए आइए यहां पर बात करता हूं मैं कि इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हो सकते हैं। ऑब्वियसली एग्जाम्पल कौन कौन से हो सकते हैं, देखिए जैसे अभी मैंने बताया आपको विद्युत हीटर, विद्युत हीटर की बात की मैंने, और इसी तरीके से मैंने बात की विद्युत केतली भी बोल सकते हो आप, जैसे चाय वगैरह बनाते हैं उस केतली की बात करें, होती है ना लाइट में लगा करके हम उसके अंदर कुछ भी लिक्विड डाल देते हैं, वो गर्म हो जाता है, विद्युत केतली भी इसी पर डिपेंड करती है। दूसरी बात करें, दूसरी बात किसकी करें, जैसे विद्युत प्रेस की बात करें, इस्त्री जिसको बोलते हैं विद्युत प्रेस। एक बात करूं विद्युत टोस्टर की बात कर लेता हूं, ये सभी ने देखे हैं डेली रूटीन में यूज होने वाले डिवाइसेस, विद्युत टोस्टर की बात कर लेते हैं। और किसी को याद आ रहा है तो जैसे मेरे को याद आ रहा है निमज्जन छड़, निमज्जन छड़ जिसको आप रार बोलते हो, पानी गर्म करने वाली। तो इस तरीके की जो डिवाइसेज है, इस तरीके की जो युक्तियां उपकरण जो है वो विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर डिपेंड करती है। तो याद रखिए ये सारी साइंस जिसको विद्युत धारा देने पर वो गर्म हो जाता है तो वो क्या कहलाती है, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव कहलाता है। यानी तो किसी भी चालक को गर्म किया जाता है तो उसके अंदर क्या हो जाता है, उष्मा उत्पन्न हो जाती है, वो चालक गर्म हो जाता है, इसे हम क्या बोलते हैं, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव बोलते हैं। तो इस चीज में आप किसी को भी डाउट नहीं होना चाहिए। ये बात सभी को, तो ये थोड़े से नाम याद क्या रखोगे, याद रखेंगे, बस इतना सा था, ठीक है। तो चलिए इसके बाद में बात करते हैं आगे, आ जाइए। मान लो अब बात करते हैं कि किसी भी सोर्स के द्वारा कितनी शक्ति जो है उस चालक के अंदर दी जाती है, कितनी ऊर्जा उसके अंदर दी जाती है, तो इसकी बात करते हैं। तो मान लेते हैं कि किसी भी चालक का जो प्रतिरोध है वो क्या है, R है। जैसे मान लो मैं ये चीज समझाने का प्रयास कर रहा हूं आपको, जैसे चालक है और इसका प्रतिरोध क्या है, R है, और इसके सिरों पर जो विभवांतर उत्पन्न हो रहा है, इसके सिरों पर जो विभवांतर उत्पन्न हो रहा है उसको मैंने मान लिया कि V कितना है, V है। सभी ध्यान से सुने, ये है प्रतिरोध, ठीक है। ये वाला प्रतिरोध जुड़ा हुआ, जैसे मान लो ये चालक कार का प्रतिरोध क्या है, R है, क्या है, R है। तो मैंने आपको एक चीज बता दी है कि इस चालक के सिरों पर जो विभवांतर है वो तो क्या है, V है, ठीक है। और इसको चालक मान लो बैटरी बाटरी से कुछ भी जोड़ रखा हो, जैसे मान लो ये बैटरी जोड़ रखी है हमने, ठीक है, छोटी सी बात है, नॉर्मल सी बात है, ठीक है। जैसे मैंने यहां से जोड़ दी इसको, ये हमने जोड़ दिया, ये सर्किट हमने क्या कर दिया, मान लो कंप्लीट कर दिया, ठीक है। तो ये R है, प्रतिरोध है, इस चालकता का रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध है, ठीक है। और इसके अंदर से धारा क्या कि आपको पता है प्लस से माइनस की तरफ धारा मूव करेगी, ठीक है। तो ये धारा जा रही है। तो माना कि किसी भी चालक का जो प्रतिरोध है वो क्या है, R है, और उसमें से धारा कितनी जा रही है, I धारा जा रही है। कितनी जा रही है, मान लो I धारा जा रही है, ठीक है। अब इसको अगर मैं बात करूं, इसको अगर आप बात करना चाहो थोड़ा सा, अगर आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है तो आप इस तरीके को थोड़ा सा इस तरीके से सेट करें तो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा। जैसे इस तरीके से अगर मैं बात करूं, इसको यहां से जोड़ दो यार, है ना, आप इसको यहां से जोड़ दो, इस तरीके से जोड़ सकते हो, है ना। तो ये वाली चीजें जो है थोड़ा सा इस तरीके को देखें, क्योंकि दो बिंदुओं के बीच में विभवांतर
यहाँ पर अब मैं क्या बात करूंगा, जैसे पीछे है ना सेंटर से बना दिया जिससे आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो। ये लो कुंडी को हमने क्या कर दिया, ऑन कर दिया है। मान लो कि प्रतिरोध क्या है इस तार का, R, प्रतिरोध क्या है R, और CO पर विभवांतर क्या है V, जो आपको दिख रहा है। CO पर विभवांतर कितना है V आ रहा है, विभवांतर क्या आ रहा है V आ रहा है। ये लो विभवांतर V लिखा। धारा कितनी मूव कर रही है, धारा मूव कर रही है मान लो I, कितनी मूव कर रही है सभी बताएंगे, I मूव कर रही है I। तो ये चीज सभी को पता है। प्रतिरोध कितना है, माना कि चालित तार का प्रतिरोध कितना है R है, विभवांतर सिरों पर कितना है V आ रहा है, और बात करें धारा की बात करें तो धारा कितनी फ्लो हो रही है I फ्लो हो रही है। तो यहां तक किसी को समझ में आ गया होगा, दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो ठीक है, तो ये वाली चीज अगर बात करें कि अगर मान लो इस तार के अंदर से t समय में कोई भी समय है, कोई भी समय है 2 सेकंड 3 सेकंड कितना भी समय, मैं मानता हूं कि t समय है कोई, और उसके अंदर q आवेश प्रवाहित हो रहा है। कितना आवेश प्रवाहित हो रहा है, q आवेश प्रवाहित हो रहा है। तो कार्य कितना होगा, ठीक है, तो कार्य क्या होगा, उस विद्युत धारा के द्वारा कार्य कितना किया जाएगा ये बता रहा हूं मैं। ध्यान से सुनिए, ये देखिए एक बात ध्यान से सुनेंगे तो आपको ज्यादा याद होगा कि t समय में यदि आप देखेंगे, यदि t समय में, कितने समय में, t समय में कोई टाइम है, t का कोई टाइम है जैसे 2 सेकंड 3 सेकंड कितना भी हमें नहीं पता कितना है। फॉर एग्जांपल के हम मान लेते हैं कि t समय के अंदर, t समय में चालक में q आवेश प्रवाहित होता है। चालक में कितना q आवेश, और ये आवेश हो सकता है 3 कूलम 2 कूलम जो भी है, आवेश प्रवाहित हो तो किया गया कार्य, तो उस चालक पर कितना कार्य करेंगे, किया गया कार्य। ध्यान रखें उस चालक में काम कर रहे हैं विद्युत धारा के थ्रू, विद्युत धारा उस चालक के अंदर प्रवाहित करवा रहे हैं जो आपको दिख रही है I। प्रतिरोध इस चालक का क्या है R, इसके अंदर विद्युत धारा कैसे प्रवाहित करवा रहे हैं R, सिरों पर विभवांतर क्या है V। मान लेते हैं कोई भी टाइम पीरियड है t समय में, कितना समय है t समय है, और इस t समय के अंदर क्यों आवेश क्या हो रहा है इस चालक में से मूव कर रहा है। तो आपने इस विद्युत धारा के थ्रू कितना इसमें काम कर दिया, इस चालक को जो कार्य किया उसकी बात कर रहा हूं। ध्यान से आ जाइए कि W बराबर कार्य का मतलब सभी जानते हो, W बराबर क्या होगा VQ होगा। अब आप सभी पूछेंगे कि सर VQ कैसे हुआ, तो VQ ऐसे हुआ कि जब आप जानते हो कि V बराबर W बटे Q होता है, क्योंकि आप जानते हो सभी V बराबर क्या होता है W बटे Q होता है, क्योंकि विभवांतर किया गया कार्य और आवेश का क्या होता है अनुपात होता है। यानी कि सीधा समझ में आ रही है बात, किया गया कार्य बटे आवेश के विभवांतर होता है। ये प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया है, कहीं समस्या नहीं आएगी अगर आप प्रीवियस वीडियो देखोगे। तो मेरा जो पढ़ाया हुआ कंटेंट जो है मैं गारंटी देता हूं कि आपको समझ में ना आए ऐसा पॉसिबल नहीं है अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा। ठीक है, तो ये वाली चीज जो है इस चालक के अंदर जो भी विद्युत धारा के द्वारा कार्य किया गया वो कितना किया गया, W बराबर VQ किया गया है। कितना किया गया, W बराबर VQ किया गया है। अब यहां से जब आप देखेंगे तो टोटल कार्य जो है वो t समय में जब Q आवेश प्रवाहित हो जाए तो चालक तार के द्वारा, चालक तार में धारा के द्वारा इतना काम किया जाएगा W बराबर VQ। कितना किया जाएगा, W बराबर VQ किया जाएगा। कितना किया जाएगा, W बराबर VQ। जो इस सोर्स के द्वारा इसमें शक्ति कितनी दी जाएगी, पावर कितनी पावर की, तो मैं लिख देता हूं कि सोर्स द्वारा जिससे विद्युत धारा जा रही है तो वैसे से जा रही है, तो सोर्स द्वारा परिपथ में इस सर्किट में, इस पूरे सर्किट में निवेशित शक्ति यानी कि दी गई शक्ति, निवेशित मतलब दी गई शक्ति, पावर P कितनी होगी सभी जानते हैं, सभी दोस्त जानते हैं कि P का फॉर्मूला क्या होता है, P बराबर होता है W बटे T। क्या होता है, W बटे T होता है। तो इतनी शक्ति जो है वो इस चालक के अंदर क्या की जाएगी, प्रवाहित की जाएगी। पर किस्मत हमारी अच्छी है, किस्मत हमारी क्या है, अच्छी है कि P बराबर W बटे T होता है कि कार्य करने की दर है वो शक्ति कराती है। तो इस सर्किट में हमने कितना कार्य किया, सभी बोल रहे हैं कि P बराबर आपने बताया है W बराबर होता है VQ। कितना होता है VQ, तो मैं W की जगह क्या लिखूंगा, VQ लिख दूंगा, और बटे में क्या लिखा हुआ है, T लिखा है। तो ऑब्वियसली इतनी शक्ति P बराबर VQ बटे T शक्ति जो है हमने इस चालक के अंदर क्या करवा दी है, निवेश करवा दी है। इस चालक में हमने इतनी शक्ति क्या कर दी है, दे दी है। तो यहां तक किस को प्रॉब्लम आ रही है,
देखिए दोस्तों, यहां तक जिसको समझ में आ गया, ऑब्वियसली ये पूरा कंसेप्ट जो है जूल के तापमान के नियम को आसानी से समझ जाएगा वो। ये फिजिक्स है, थोड़ा सा आपको परेशान कर सकती है, पर ऐसी कोई बात नहीं है कि आपको आए नहीं। ठीक है, तो थोड़ा सा पैशंस बनाकर रखें, आराम से समझने का प्रयास करोगे तो सारी की सारी चीजें आपके लिए क्या हो जाएंगी, आसान हो जाएगी। फिजिक्स रटने का सब्जेक्ट नहीं है, साइंस रटने का सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए करोगे आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए यहां तक किस किस को प्रॉब्लम है, नहीं है? तो आइए v p बराबर क्या हो गया, एक बार रिवाइज करवा देता हूं ध्यान से। सॉरी, देखिए इस ताकत का जो प्रतिरोध है वो क्या है, R, सिरों पर विभाजन क्या है, V, धारा रहेगी I। यदि मान लो जैसे हमने बैटरी को जोड़ा, इसका मतलब इसके अंदर से धारा जाएगी, आवेश प्रवाहित होगा। मान लेते हैं कि t समय के अंदर कितना आवेश गया, Q आवेश गया, तो हमने इसके अंदर कार्य कितना किया, W बराबर VQ किया। क्यों आया ये आपको पता है, V बराबर W बटे Q होता है, तो जब आप उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो V से गुणा हो जाएगा, Q से हो जाएगा, V W बराबर आ जाएगा। क्लियर है? चलिए ये जो आपने काम किया है, ये इसके अंदर क्या हो गया, एक शक्ति दे रहा है। इस सर्किट के अंदर, इस परिपथ में क्या हो रहा है, शक्ति के रूप में जा रहा है। तो इस स्रोत के द्वारा इस सर्किट में जो भी शक्ति देंगे वो कितनी होगी, V बराबर W बटे T होगी। शक्ति का फॉर्मूला होता है कार्य करने की दर, यानी W बटे T। दर का मतलब समय की बात कर रहा है, तो कार्य करने की दर को हम क्या बोलते हैं, शक्ति बोलते हैं। तो V बराबर W बटे T। तब आप सभी जानते हो दोस्तों कि W बराबर होता है यहां से VQ, तो मैंने W की जगह क्या लिख दिया, VQ लिख दिया, बटे में T है, वैसे का वैसे मैंने वहां पर लिखा है। कोई समस्या किसी को अगर कोई प्रॉब्लम है तो आराम से मेरे से पूछ सकता है, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकता है, जिसके द्वारा मैं आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ये चैनल आपका है और आप ही इसे क्या करोगे, बेहतर बनाओगे। और मेरा प्रयास रहेगा कि आपको पूरी की पूरी चीजें जो है आराम से समझ जाएगी। ठीक है, चलिए याद रखिए, यहां पर बात करते हैं कि ग्राफ हो गया VQ बटे T। अब सभी जानते हैं, सभी मेरे दोस्त जानते हैं कि Q बटे T जो होता है वो होता है I। क्या होता है, I होता है, क्योंकि Q आवेश बटे समय क्या होता है, विद्युत धारा होता है। तो जब मैं Q बटे I की जगह लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, V बराबर T बराबर क्या हो जाएगा, VI। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपके लिए होने वाला है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपके लिए होने वाला है। क्या हो गया, ये फॉर्मूला आपके लिए इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो गया कि जब T बराबर Q बटे T है तो Q बटे T का मतलब क्या है, इसका मान क्या हुआ, Q बटे T का मान हुआ धारा के बराबर होता है, I का मान होता है। तो मैंने लिखा ये क्या हो गया, I हो गया। तो ये फॉर्मूला आपके रिमाइंडिंग करने के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला साबित होगा। ठीक है, तो इतनी शक्ति हमने इस सोर्स को क्या कर दी है, दे दी है। कितनी दे दी है, P बराबर VI, P बराबर VI। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो ऊर्जा कितनी देंगे, तो ऊर्जा कितनी देंगे, तीसरा सेंसर में माना है ऊर्जा। इस परिपथ में सर्किट में ऊर्जा कितनी देंगे, ऊर्जा होगी T गुना T, कितने होगी, T गुना T देंगे, यानी शक्ति गुना समय। शक्ति गुना समय दी इस सर्किट के अंदर क्या जाएगी, ऊर्जा ट्रांसफर होगी। तो P का मान आप सभी जानते हैं, लिख देंगे VI होता है, और ये भी जानते हैं, और ये होगा T का T है। तो T बराबर ऊर्जा कितनी देंगे, VIT देंगे, कितनी देंगे, VIT देंगे, VIT देंगे, कितनी ऊर्जा देंगे, VIT देंगे, ये याद रखेंगे। तो VIT ऊर्जा देंगे। अब ये ऊर्जा जितनी ऊर्जा इसके अंदर ट्रांसफर हुई, आपने सोर्स के द्वारा जो ऊर्जा ये VIT दी है, ये ऊर्जा जाकर के इसमें कन्वर्ट होती है, हीट में कन्वर्ट हो जाएगी, उष्मा में कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि हमें विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर बात करनी है। तो दोस्तों जो भी ऊर्जा आपने इस सर्किट में दी है वो ऊर्जा कन्वर्ट किसमें हो जाएगी, हीट में कन्वर्ट हो जाती है। तो इस ऊर्जा को मैं लिख सकता हूं हीट के बराबर, यानी H के बराबर। H का मतलब कुछ और नहीं है, यहाँ पर H का मतलब है हीट, उष्मा। तो ये सारी की सारी ऊर्जा जो आपने इस डिवाइस के अंदर दी है, इस सर्किट के अंदर आपने दी है, वो सारी की सारी हीट में कन्वर्ट हो जाएगी, और जो वैल्यू ऊर्जा की है वही वैल्यू हीट की हो जाएगी, क्योंकि हीट भी एक प्रकार की क्या है, एनर्जी है। तो H बराबर VIT हो जाएगा। तो इतनी ऊर्जा जो है वो उष्मा में कन्वर्ट होकर के आ गई, VIT होगी। तो यहां तक किस किस को समझ में आया, सभी को क्लियर है। तो एक बार समझ लीजिए कि हमने क्या किया है, सबसे पहले हमने देखा कि R जो है ये चालक कार का क्या प्रतिरोध है, 0.1 हो रहा है, धारा इसमें आई जा रही है। ठीक है, अब इसके बाद में मान लो हमने इसको कुंडी से जोड़ दिया, एमीटर वगैरह सारा सिस्टम हमने लगा के छोड़ रखा है ऐसे। तो यहां पर मान लो कि T समय के अंदर कोई भी चार्ज फ्लो हो रहा है, इसमें कितना हो रहा है,
कितना फ्लो हो रहा है, क्यूब फ्लो हो रहा है। ठीक है, थोड़ा समझ लेते हैं। हो सकता है 2 सेकंड 3 सेकंड 4 सेकंड 5 सेकंड की अगर हम बात करें तो 4 कूलम 5 कूलम जितना भी हो सकता है, तो हमें नहीं मानना है, हमें बस फॉर्मूले की तरफ बढ़ना है। तो t समय में मान लिया कोई भी टाइम है, उसके अंदर क्यों आरएलसी सर्किट के अंदर से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। ठीक है, तो कार्य कितना होगा, कार्य कितना किया जाएगा इस पूरे सर्किट में, तो डबल ग्राउंड होगा V2। ये कहां से आया ये आपको पता है। ठीक है, ये कार्य जो आपने किया है, ठीक है, ये कार्य जो आपने किया है, तो इसके अंदर इस सोर्स में पावर कितनी की, शक्ति कितनी की, तो P बराबर क्या होगा, फॉर्मूला W बटे T होता है शक्ति का, कार्य करने की दर को शक्ति बोलते हैं। आइए इस फॉर्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई करें, तो हम सभी जानते हैं कि W बराबर क्या लिखा, V2 लिखा, तो हमने W बराबर लिख दिया Q बटे लिखा हमने T। अब यहां से अगर लेते हैं तो Q बटे T क्या है, I होता है, तो क्या हो जाएगा, P बराबर V लिखा हुआ है और Q बटे T कितना आ जाएगा, I। तो ये आपका एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो जाता है कि P बराबर V I। जब आपको वोल्टेज दी हो, जब आपको धारा दी हो, तो आप शक्ति निकाल सकते हो। इन दोनों में से कोई भी चीज दे दी हो, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपके लिए होने वाला है P बराबर I V I, P बराबर V I। ठीक है, अब देखिए यहां से जो आपने शक्ति दी है, ये शक्ति क्या हो जाएगी, ये शक्ति क्या है, ऊर्जा है। तो सर्किट में ऊर्जा कितनी आ जाएगी, ऊर्जा आ जाएगी P गुना T, यानी कि जितने समय में आप शक्ति देते रहोगे वही सर्किट में क्या आएगी, ऊर्जा आएगी। तो ऊर्जा होगी P इंटू T। P की वैल्यू आप सभी जानते हैं, V आई और T यहाँ पर है। तो ये ऊर्जा आपने इस पूरे सर्किट के अंदर क्या कर दी है, दे दी है सोर्स के बाद। ये ऊर्जा जो है, ये ऊर्जा कन्वर्ट हो जाती है हीट में। किसमें कन्वर्ट हो जाती है, हीट में। तो जितनी वैल्यू ऊर्जा की है सर्किट में कन्वर्ट हो रही है, तो H बराबर क्या आ जाएगा, VIT आ जाएगा, VIT आ जाएगा। यहां पर किस को फॉर्मूला है, तो ये अब देखिए, अगर आप किसी भी चीज को साइंस को अगर आप इंटरेस्ट लेके पढ़ोगे तो आराम से चीजें समझ में आएंगी। यार कुछ नहीं है, थोड़ा सा ध्यान रखना है। चलिए यहां से बात करें, VIT बराबर हमने फॉर्मूला क्या निकाला, थोड़ा सा इसको छोटा कर देता हूं, इसका आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए आइए, तो यहां से H बराबर क्या आएगा, VIT। थोड़ा सा इसको अगर मैं मॉडिफाई करूं तो H बराबर VIT तो आपके सामने नहीं है, VIT तो आपके सामने है ही है। अगर मैं इसका मान रखना चाहूं, ओम का नियम आप सभी जानते हो दोस्तों, V बराबर होता है IR। V बराबर क्या होता है, IR होता है। तो इसको अगर मैं चेंज करना चाहूं, V की जगह अगर वैल्यू पुट करूं, तो V की जगह वैल्यू पुट करने पर क्या आएगा आंसर, सभी जानते हैं V की जगह क्या करेंगे, IR लिख देंगे। तो H बराबर क्या हो जाएगा, IR इंटू क्या लिखा हुआ है, IT लिखा हुआ है, I क्या लिखा हुआ है, T लिखा हुआ है। जब I से I मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, I स्क्वायर हो जाएगा। तो H बराबर हो जाएगा I स्क्वायर RT। I स्क्वायर क्या हो जाएगा, ठीक है, सभी को दिखाई दे रहा है। अगर दिखाई नहीं दे रहा है तो थोड़ा सा यहाँ कर देता हूँ कि H बराबर I स्क्वायर RT, I स्क्वायर RT। तो ये फॉर्मूला आपके सामने क्या हो जाएगा, निकल के आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा इसको और मॉडिफाई किया जाए तो यहां से ये फॉर्मूला आप इसकी I की वैल्यू भी रख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बस हमें ये चाहिए था H बराबर I स्क्वायर RT। ये भी आपके लिए क्या है, फॉर्मूला जो है इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। जब आप मेडिकल करोगे तो इसको यूज करना पड़ेगा। क्या क्या चीजें हैं, H का मतलब हीट है, उष्मा, ठीक है, और I का मतलब वो धारा है, R का मतलब प्रतिरोध है, और T का मतलब वो टाइम पीरियड है, समय है। तो यहां ध्यान रखेंगे ये फॉर्मूला है, और इसी को अपन क्या बोलते हैं, जूल का तापन नियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जूल का तापन नियम कहते हैं, जूल का तापन नियम कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपके लिए कि H बराबर I स्क्वायर क्या होता है, RT होता है। ठीक है, तो यहां क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, अब इसके बारे में बात करते हैं यहां से कि उस सर्किट के अंदर जो आपको यहां पर सर्किट दिखाई दे रहा था, जैसे यहां पर है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ये जो सर्किट दिख रहा है, इस सर्किट के अंदर टोटल जो आपने ऊर्जा दी है, टोटल जो आपने ऊर्जा दी थी वो सारी की सारी हीट में कन्वर्ट हो गई। और कितनी आ गई हीट है, H बराबर, जैसे लिखा भी मैंने कि H बराबर I स्क्वायर RT। I स्क्वायर क्या है, RT है, और इसे अपन क्या बोलते हैं, जूल का क्या बोलते हैं, तापन नियम बोलते हैं। थोड़ी सी बात कर लेते हैं जूल के तापन नियम की। चलिए, तो आपको सामने एक फॉर्मूला आया, चलिए ऊपर बढ़ते हैं इधर वाली साइड। तो मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूं जूल के तापन नियम की। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो सकता है,
जूल का तापन नियम, जूल का तापन नियम। तो जूल का तापन नियम का फॉर्मूला क्या सभी जानते हैं, H बराबर I स्क्वायर R, I स्क्वायर R T होता है। अब क्या क्या चीज पता चल रही है कि उस सर्किट में, उस परिपथ के अंदर जो आपने हीट प्रोड्यूस करवाई है, तो हीट जो है वो किसके समानुपाती है, धारा के, और धारा के किसके समानुपाती है, वर्ग के। तो मैं लिख दूंगा कि जो ऊष्मा जो है चालकता में उत्पन्न ऊष्मा धारा के वर्ग के क्या होती है, समानुपाती होती है। पहली चीज तो आप ये याद रखेंगे, ऊष्मा धारा के वर्ग के समानुपाती होती है। इसका पहला नियम है, फर्स्ट लॉ, पहला नियम है। पहला नियम क्या बोलता है कि ऊष्मा जो है चालक में उत्पन्न ऊष्मा जो है वो धारा, उसमें दी गई धारा के वर्ग के समानुपाती होती है, ये याद रखेंगे। दूसरा नियम, सेकंड लॉ जो है इसका तापन नियम का, वो है सीधा डायरेक्ट लिखा है, H किसके समानुपाती है, R के। तो H समानुपाती है चालकता के प्रतिरोध के समानुपाती है। किसके समानुपाती है, प्रतिरोध के। तो उत्पन्न ऊष्मा, उस चालक में उत्पन्न ऊष्मा प्रतिरोध के क्या होती है, समानुपाती। साफ दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद में समय, ठीक है, H समानुपाती होता है दिए गए समय के, किसके समानुपाती होता है, दिए गए समय कि जितने समय में कोई भी चार्ज उसमें मूव करता है उस समय के क्या होता है, ये समानुपाती होता है। तो ये चीज किस किस को क्लियर हो गई, और ये तीनों ही चीज आपके लिए रामबाण साबित होगी। रीड के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो थोड़ा सा समझते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए होने वाला है कि जूल का तापन नियम किस किस पर निर्भर करता है या नहीं। ये क्वेश्चन अगर पूछ ले तो थोड़ा सा फॉर्मूले को ध्यान में रखना है, H बराबर I स्क्वायर R, यानी कि ऊष्मा जो है वो धारा के वर्ग के समानुपाती होगी, उस चालक में जो उत्पन्न ऊष्मा जो है वो प्रतिरोध के समानुपाती होगी, और चालकता में ऊष्मा जो है वो दिए गए समय के क्या होगी, समानुपाती होगी। ऑब्वियसली आपका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, अगर आपको ये फॉर्मूला पता है। ठीक है, कोई समस्या नहीं है। चलिए बात करते हैं। उसके बाद में आप आ जाइए थोड़ा सा, ये हमने पूरा फॉर्मूला निकाल के देख लिया है। कोई अगर किसी को प्रॉब्लम आ रही है तो जल्दी से पूछ सकता है कि मुझे यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, चलिए आगे। अब देखिए छोटी छोटी बहुत ही बातें थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन सी मोटी बातें हैं, कौन कौन सी छोटी बातें हैं, उनके बारे में भी थोड़ा सा हम देख लेते हैं। अब कुछ ऐसी डिवाइसेज है जो तापीय प्रभाव पर डिपेंड करती है, जो हमारे दैनिक रूटीन की चीजों में आती है। जैसे मैं ये देता हूँ व्यवहारिक उपयोग में आने वाली, व्यवहारिक उपयोग इसका तापन नियम का। ठीक है, विद्युत धारा के तापन प्रभाव जो है उसका व्यवहारिक उपयोग क्या है, व्यवहारिक उपयोग क्या है, तो तापन का। किसका है, तापन का। विद्युत धारा के तापन का व्यवहारिक उपयोग किस किस में लेते हैं। आप सभी जानते हो दोस्तों कि बल्ब के अंदर जो बल्ब लगा होता है उसके अंदर एक लगा होता है टंगस्टन का वायर। टंगस्टन एक प्रकार की क्या है, धातु है, और इस धातु का जो गलनांक है, मेल्टिंग पॉइंट जो है, गलनांक है, वो याद रखेंगे सभी 3380 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, 3380 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है, 3380 डिग्री सेल्सियस उसका क्या होता है, टेम्परेचर होता है, ताप होता है, गलनांक होता है। क्या होता है, गलनांक होता है। ठीक है, यानी इस वायर को पिघलने के लिए कितना डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए, इसका मतलब इसका जो गलनांक है वो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। ये क्या कर सकता है, विद्युत धारा को क्या कर सकता है, सहन कर सकता है, सहन करने की पावर इसमें ज्यादा। चलिए ये अब बल्ब के अंदर जो धातु है टंगस्टन, याद रखेंगे कि टंगस्टन क्या है, टंगस्टन एक किससे, बल्ब के अंदर एक फिलामेंट होता है। फिलामेंट देखा सभी ने, अभी दिखा देता हूं मैं। फिलामेंट, वो फिलामेंट किस धातु से बना होता है, टंगस्टन से बना होता है। किस धातु से बना होता है, टंगस्टन धातु से बना होता है। जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पर, देखिए दोस्तों यहाँ पर ये वाला बल्ब दिख रहा है, सभी को दिख रहा है, इसके अंदर एक वायर लगा होता है। जैसे ये वाले में समझ लीजिए आपको, इस तरीके से अगर मैं बात करूं, ठीक है, ऐसे सभी ने देखा होगा बल्ब। अब इसके अंदर यहाँ से जब दो वायर जाते हैं इस वाली साइड से, तो इस तरीके से वायर देखे होंगे सभी ने, ठीक है, और ऐसे कुछ वायर, एक वायर लगा होता है, ठीक है, स्प्रिंग सा लगा होता है, ऐसे घुमावदार। अब ये जो है ना, ये जो स्प्रिंग, इसको अपन बोलते हैं फिलामेंट बोलते हैं। ये फिलामेंट है बल्ब का, क्या है ये, फिलामेंट है, ये वाला, ये फिलामेंट है। और ये फिलामेंट कौन सी धातु का बना होता है, टंगस्टन का बना होता है।
टंगस्टन का जिसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है 1380 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो ये भी किस पर डिपेंड करता है, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर डिपेंड करता है, ठीक है। और बल्ब के अंदर ये नष्ट नहीं हो, ये फिलामेंट कई बार टूट जाता है, पर नहीं मतलब इसको जल्दी से ना टूटे, ये लंबे समय तक ये बना रहे फिलामेंट, तो इसके लिए क्या होता है कि बल्ब के अंदर गैसें भरी जाती है, गैस भरी जाती है, और उन गैसों का नाम क्या है, इंपॉर्टेंट है, एक ये नाइट्रोजन गैस, एक ये नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, और या फिर आर्गन गैस भरी जाती है। कौन सी? आर्गन गैस। तो ये कैसे भरी जाती है, जिसकी वजह से इस फिलामेंट की जो आयु है वो बढ़ जाती है, मतलब ये फिलामेंट जल्दी से क्या नहीं हो पाता, नष्ट नहीं हो पाता है इन गैसेस की वजह से, एक्चुअली नाइट्रोजन गैस और आर्गन गैस की वजह से, ठीक है। तो ये भी इस सिद्धांत पर काम करता है, ये भी विद्युत धारा के तापन प्रभाव पर काम करता है कि जब भी विद्युत धारा इस फिलामेंट के अंदर प्रवेश करती है तो ये फिलामेंट क्या होता है, उस विद्युत धारा को किस में कन्वर्ट कर देता है, हीट में कन्वर्ट कर देता है, और ज्यादा हीट होने की वजह से ये टंगस्टन का जो वायर जो लगा होता है ये क्या करता है, प्रकाश उत्पन्न करने लग जाता है। तो ये भी किस प्रकार की डिवाइस में आता है, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर डिपेंड करने वाली डिवाइस है, और यही उपकरण है, ठीक है। तो याद रखिए। दूसरी बात अगर मैं करूं, ये तो पहला यूज इसका, सेकंड बात करूं फ्यूज की, तो फ्यूज आप सभी ने देखा होगा घरों में, आजकल तो उसकी जगह एमसीबी आ गई है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर आ गई है, जो विद्युत धारा के ज्यादा मान होने पर ऑटोमेटिक क्या हो जाती है, डाउन हो जाती है, गिर जाती है, तो जिससे पूरा आगे का सर्किट जो हमारे घरों में जो आ रहा है वो क्या हो जाता है, ऑटोमेटिक बंद हो जाता है, एमसीबी, ठीक है। पहले घरों में क्या करते थे, अपन फ्यूज मारना करते थे, आपने देखा होगा जितने भी डिवाइस है उनमें कई बार फ्यूज लगा होता है, ठीक है। अगर बात करें प्लग की बात करें तो प्लग में भी फ्यूज आता है, ठीक है। पहले सौर ऊर्जा से जो चलती थी, ठीक है, लाइटें जो चलती थी उनके अंदर भी फ्यूज डाला जाता था, कार्डियन में डाला जाता था। तो फ्यूज जो है ये क्या करता है, फ्यूज भी इस डिवाइस पर काम करता है, तापन प्रभाव पर काम करता है। तो याद रखिए फ्यूज जो है वो परिपथ में कौन से क्रम में लगता है, वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है, श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। फ्यूज कौन से क्रम में लगाया जाता है, श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। परिपथ के कौन से क्रम में लगता है, श्रेणी क्रम में इसको यूज किया जाता है। अब इसका काम क्या है, इसका मेनली जो काम है वो काम है कि जब विद्युत धारा किसी परिपथ में से प्रवेश करती है तो अगर ज्यादा मान से ज्यादा धारा आ जाती है तो उसको क्या करता है, ये फ्यूज क्या हो जाता है, टूट जाता है, ये नष्ट हो जाता है, जिससे ज्यादा विद्युत धारा उसके अंदर से आगे प्रवेश नहीं कर पाती है। तो ये विद्युत परिपथ जो है उसके अंदर सर्किट में विद्युत परिपथ में लगे हुए जितने भी उपकरण है विद्युत धारा के, उन सभी को क्या करती है, बचाने का काम करती है। कौन सी डिवाइस, फ्यूज। तो कौन से क्रम में लगती है, श्रेणी क्रम में लगती है। कौन सी में लगती है, श्रेणी क्रम में लगती है। तो इतना थोड़ा सा याद रखेंगे। किससे बना होता है ये भी सभी को पता है कि कॉपर से, कॉपर के वायर से बना होता है, कॉपर के वायर से बना होता है, एल्यूमिनियम से बना हो सकता है, लेड शीशे से बना हो सकता है, ठीक है, पीवी, ठीक है, पीवी लेड से बना हो सकता है। तो इस तरीके से इसको फ्यूज को क्या किया जा सकता है, बनाया जा सकता है। आयरन लोहे से भी बनाया जा सकता है। तो इस तरीके से फ्यूज को क्या कर सकते हैं, बना भी सकते हैं। तो कौन से क्रम में लगता है, इंपॉर्टेंट बात तो ये है, श्रेणी क्रम में लगता है। तो विद्युत धारा का मान उसकी सीमा से बाहर चला जाता है तो क्या हो जाता है, सर्किट को ये क्या करता है, ब्रेक कर देते हैं, जिससे आगे के उपकरण जो वो क्या नहीं हो पाते, नष्ट नहीं हो पाते, ठीक है। क्लियर हो गया। तो दो और चीजें आपको थोड़ी सी क्या करनी थी, ध्यान में रखनी थी। ये बल्ब वाला इंपॉर्टेंट है, बल्ब के अंदर जो फिलामेंट बना होता है वो टंगस्टन धातु का बना होता है, कभी इसका 380 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। इसमें गैस कौन सी भरी जाती है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस भरी जाती है। इससे फिलामेंट की जो अवधि जो है, ठीक है, इसके जो मतलब इसके नष्ट होने की जो अवधि जो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है। इसकी आयु में वृद्धि होती है फिलामेंट की आयु में। दूसरी बात करें, फ्यूज जो है वो श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। जब विद्युत धारा ज्यादा मान से सर्किट में प्रवेश करती है तो क्या होता है, फिर फ्यूज क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है, जिससे आगे के उपकरण जो वो जलने से या नष्ट होने से क्या हो जाते हैं, बच जाते हैं। बस ये दो चीजें आपको क्या करनी है, याद रखनी। चलिए, तो यहाँ तक सभी को समझ आया होगा। तो आज हमने डिस्कस किया इसके बारे में। अब एक भी और बनाना पड़ेगा, तो इसके अंदर आपको न्यूमेरिकल भी करवाने पड़ेंगे, ठीक है। न्यूमेरिकल भी जरूरी है क्योंकि न्यूमेरिकल ज्यादा पूछे जाएंगे, है ना। ये दो चीज सभी पढ़ते हैं और न्यूमेरिकल वाला कंसेप्ट जो आप सभी को याद भी रहना चाहिए, ठीक है। तो अपन बात करेंगे आगे वाले नेक्स्ट वीडियो में कि इसके अंदर से कौन कौन से न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं, विद्युत धारा क्या चीज है, विद्युत धारा के अंदर विद्युत शक्ति क्या है, एक यूनिट किसे कहते हैं, जो आपके घरों में यूनिट के थ्रू जो भी बिजली का बिल आता है यूनिट, उसे हम क्या बोलेंगे, किस तरीके से हम यूनिट निकालेंगे, किस तरीके से हम किसी भी एक युक्ति का हम बैलेंस चेक कर सकते हैं कि कितना उसका चार्ज आया है। तो ये चीजें अपन पढ़ेंगे कौन से वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो से सब अच्छा लगा होगा और इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।